निफ्टी ने अपना दिन का नया निचला स्तर बना लिया है, तो बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लैक ऑफ बाइंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक देख लीजिए, ये अगर 2% नीचे है तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ी सी दिक्कत की बात है। एक बार लाते हैं कंट्रीब्यूटर्स आप निफ्टी के, जो दरअसल निफ्टी को नीचे खींच रहे हैं, तो हर मिनट बिकवाली हो रही है। ये बताइए सेठी साहब, ये प्रॉफिट बुकिंग ही है या आपको लग रहा है कि कोई ट्रेंड का रिवर्सल है? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन वाला फैक्टर ही है या कुछ और भी है उससे ज्यादा? नहीं देखिए हेमंत, देखिए इतने दिनों की जो हम तेजी देख रहे हैं बाजार में, तो उसके बाद एक स्वाभाविक है कि बाजार थोड़ा थकेगा, थोड़ा सांस लेगा, तो वही कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है। हालांकि थोड़ा ज्यादा हो गया, पिछले आधे घंटे में बाजार में थोड़ी एग्रेसिव सेलिंग हुई है और उसमें भी खास करके निफ्टी वाले स्टॉक्स जैसे रिलायंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, इनमें गिरावट के कारण हम निफ्टी में एक बड़ी भारी थोड़ी तेजी देख रहे हैं, थोड़ी मंदी देख रहे हैं। बट मुझे लगता है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और आज चूंकि आज के बाद अब 2 दिन बाजार बंद रहेंगे, तो नॉर्मली फ्राइडे के जो लास्ट आवर या लास्ट 2 घंटे में ऐसी रहती है, पोजीशंस लोगों की कम होती है, तो वही उसी तरह से देखना चाहिए। बाकी मुझे लगता है वापस बाजार मंडे से रिकवर करना चाहिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक्स को खरीदने की। आज टीसीएस देखिए क्या जोर से गिरा है, ये डेज लो। एसबीआई अच्छा लाइए डायरेक्टर साहब, देखिए ये जोर से फिसलता हुआ। तो जो हैवी वेट्स हैं, कोटक देख लीजिए आप, पिछले 15 मिनटों में क्या हाल हुआ है, डेज लो पर ये स्टॉक भी पहुंचता हुआ। और दरअसल ये वो कुछ हैवी वेट्स हैं जो बाजार पर इस समय प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। और एचसीएल टेक देखिए, आईटी शेयर, कायदे में रुपया कमजोर हुआ है, इसको बढ़ना चाहिए, लेकिन देखिए ये भी कमजोर है। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दिन के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ। तो डेज लो पर इस समय मार्केट पहुंच गया है। हेमंत जी, ये भी तो देखिए ना कि अगर आप 11.5% का एक हफ्ते में गेन देख रहे हैं, सही बात है, तो प्रॉफिट तो बुक होगा। और 30,000 पॉइंट की बेस पे, मतलब ये कोई 2,000 रुपए का शेयर या 1,500 रुपए या 800 या 200 रुपए का शेयर नहीं है। ये एक 27,000 के लेवल का इंडेक्स है जिसमें 11.5% की बढ़त देखी गई है। तो 3,000 पॉइंट अगर आप हफ्ते में जमा करेंगे, वो भी 4 ट्रेडिंग सेशन में, ये सोचिए बात है, तो कुछ तो बेचारा बाजार वापस लेगा भी। बिल्कुल, और वो सही भी है और वो हेल्दी भी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कहते हैं ना, बाजार में इजी पैसा तो बाजार बनाकर देता नहीं, तो जो आखिरी में बस में चढ़ते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है और प्रॉफिट बुकिंग होनी भी चाहिए। लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग में जो लोग पार्टिसिपेट पिछली वाली तेजी में नहीं कर पाए थे, जो 10-15 दिन में देखने को मिली, सेठी साहब अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कराइए जरा। कौन से स्टॉक्स हैं जो आप दरअसल खरीदना चाहेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले जब शेयर 5-5% ऊपर हो रहे थे, तब सब कह रहे थे अभी क्यों ना ले लें, तो समझदार लोग कहते थे तो रुक जाइए, थोड़ा नीचे आएगा बाजार। ये बताइए 2-3 अच्छे बढ़िया स्टॉक्स जो इस करेक्शन में आपको लगता है खरीद लेने चाहिए। नहीं बिल्कुल हेमंत, जो आज बाजार में गिरावट है और जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बिकॉज कुछ दिनों से चले हैं, तो वहां पे स्वाभाविक है कि लोग प्रॉफिट्स बुक करेंगे। मुझे लगता है ये जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है, जैसे आईटीसी है, रिलायंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये तीनों काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है इनमें अभी वापस से ये जो एक बार गिरावट थमती है, तो वापस जब रैली वापस से शुरू होगी तो यही लीड करने वाले हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली नजर रखें। बाकी मुझे लगता है साइड काउंटर्स में यस बैंक इन लेवल से भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है बहुत अच्छी तेजी के बाद अभी ये जो लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है, यहां से भी और अपसाइड आने बाकी है। मुझे लगता है इस स्टॉक पे भी नजर रखनी चाहिए। आने वाले सप्ताह में मुझे लगता है यहां से और 5 से 7% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। जी सेठी साहब, ये प्रश्न आपके लिए। हेमंत जी ने शुरू में कहा, जब वो बाजार का व्याख्यान कर रहे थे, कि रियल्टी स्टॉक्स में आज बहुत तेजी है। 3 शेयर्स पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसा एक बहुत लार्ज कैप स्टॉक अपने रियल एस्टेट सेक्टर में इस हफ्ते 22% बढ़ा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, बिल्कुल शैलेंद्र जी, ये जो स्टॉक्स रियल एस्टेट का पूरा सेक्टर है, पिछले 2-3-4 दिनों से बहुत अच्छा बढ़ रहा है। और मुझे लगता है एक तो काफी पिटे हुए स्टॉक्स थे, और बाकी जो डेवलपमेंट हुए हैं हाल ही में, जैसे सरकार का जो फोकस रहा है रियल एस्टेट के ऊपर, बजट में भी, फिर जीएसटी काउंसिल ने जो जीएसटी की दरें कमती करी है रियल एस्टेट के ऊपर, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर, उसका फायदा। फिर हमने एक हाल ही में ये जो ब्लैकस्टोन का रीट को कल क्लोज होते देखा, जिसको लगभग सब्सक्राइब हो चुका है। तो मुझे लगता है इन सब का एक पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे सेक्टर पे देखने को मिल रहा है और उसी की तर्ज पे ये स्टॉक चल रहे हैं। मुझे लगता है चूंकि बहुत थोड़ी अवधि में थोड़े ज्यादा गेन्स हो गए हैं, तो अब खरीदारी करने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा इनको सेटल डाउन होने देना चाहिए या करेक्शन का वेट करना चाहिए।
उसके बाद खरीदना चाहिए। बट मुझे लगता है ये स्टॉक्स यहाँ से भी और अच्छा कर सकते हैं। और इस लीग में मुझे लगता है डीएलएफ भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रहा है। ये स्टॉक भी आज गिरे हुए बाजार में बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स के जैसे ही थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे लगता है यहाँ पे और अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डीएलएफ करंट लेवल पे अच्छा लगता है। जी, आपने कहा डीएलएफ करंट लेवल पे पसंद है और आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सर्वेंद्र जी, आपका व्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज पे और कोई ऐसे शेयर पे रियल एस्टेट सेक्टर में जो आपको पसंद हो? नहीं, आई थिंक लिक्विड नेम्स दोनों जो अच्छे जिनको रेगुलरली ट्रैक करते हैं और ट्रेड करते हैं वो ये तो डेफिनेटली ये दो नाम तो उसमें आते ही हैं। गोदरेज के केस में यही है कि जैसे राइटली पॉइंट आउट हुआ कि 700 से लेकर 850 का मूव एकदम ब्लाइंडिंग है, 4 दिन का है। बट आई थिंक ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रह सकता है क्योंकि डिलीवरीज जा रही हैं, और अगर आज भी डिलीवरीज गई तो जिस तरह से ये रेंज एक्सपेंशन हुआ है और जिस तरह से वॉलेटिलिटीज इसमें कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब एक्सपैंड हो रही हैं, ये स्टॉक मुझे 880 890 तक लगता है। तो अगर अब उसमें एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलना है तो आई थिंक एक 10-12 पॉइंट का अगर गिरावट आ जाए, जो कि कभी भी आ सकती है, तो आई थिंक 830 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड्स बन जाएंगे। आप 810 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और उस समय आप 880 का एक ट्रेड लेंगे तो आपको एक बढ़िया 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड उस समय मिल जाएगा। जी, ठीक बात है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज बढ़िया स्टॉक इस पूरे पैक में। पालविया साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म करेगा? अच्छा, सालों साल फंड मैनेजर से बात करो तो कहते थे रियल एस्टेट, अरे इसको दूर से भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल अंडर ओनरशिप है इस पूरे पॉकेट में, और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और ये दिख भी रहा है अब जिस तरह से फंडामेंटल्स बदल रहे हैं। आपको सबसे बढ़िया चार्ट पर देखकर कौन सा रियल एस्टेट शेयर खरीदने का मन कर रहा है? जी देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज एस्टेट की बात हुई है और दोनों स्टॉक ने ऑलरेडी वीकली चार्ट पे देखे तो एक बहुत अच्छा रनअप दे चुका है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक के अलावा ओबेरॉय रियल्टी को अगर हम देखें तो उसमें अगर प्राइस एक्शन देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। मुझे लगता है ये स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है जो कि इसको 570-580 की जोन में लेके जा सकता है। तो ओबेरॉय रियल्टी में 522 एक लेवल है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो मुझे लगता है 570 के टारगेट के लिए ओबेरॉय रियल्टी को बाय करना चाहिए। करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। जिस तरीके का कंसोलिडेशन हुआ है पिछले कुछ दिनों में, मुझे लगता है इसमें 505 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 570 के टारगेट के लिए ओबेरॉय रियल्टी एक बहुत अट्रैक्टिव लगता है। डीएलएफ में भी अगर हम देखें तो ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, और जो कि इसका 204 रुपए का ब्रेकआउट लेवल है। अगर हम देखें तो पूरी सीरीज में 200 के कॉल ऑप्शन में देखें तो एक हैवी राइटिंग थी और वहीं से स्टॉक ने एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला स्टॉक में। बट हालांकि अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव लगता है नियर टर्म चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि डीएलएफ में भी अगर 200 रुपए का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो डीएलएफ में भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में 215 से 220 तक के टारगेट डीएलएफ के भी देखने को मिल सकते हैं। हेमंत जी, बढ़िया एक इंटरेस्टिंग डेटा। अगर हम वीकली चेंज देखें इन्हीं 3 शेयर्स में तो प्रेस्टीज एस्टेट्स बढ़ा है करीब 27%, गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 21% और ओबेरॉय रियल्टी मात्र 6%। तो शायद वो जो एक कैचअप की फीलिंग होती है वो अगले हफ्ते आए ओबेरॉय रियल्टी में। और ये बहुत ही बढ़िया पॉकेट है और देखिए अच्छा प्रदर्शन ये दिखा सकती है। आज भी अगर आप देखें तो सारे सूचकांकों में कमजोरी है। रियल एस्टेट एक इकलौता ऐसा सूचकांक है दरअसल जो भारे निशान के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। जी हाँ, देखिए ऐसे बाजार में जो दिन के निचले स्तर पर है, जहाँ 200 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल रही है और हाई से तो काफ़ी फिसल चुका है, ये सूचकांक देखिए अभी भी डटा हुआ है, अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। लेकिन पीएसयू बैंक्स में जो गिरावट देखने को मिल रही है आप देखिए, और ये भी भागे थे पिछले कुछ दिनों में। आज देखिए ये सूचकांक करीब 1.25% नीचे है। जी हाँ, डेज लो पर इस समय भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में प्रेशर गजब का है। सुबह सुबह हम 30,008 का स्तर हासिल किया और वहाँ से अगर आप देखें तो इस समय काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 200 पॉइंट ये बैंक निफ्टी कहाँ जाकर सपोर्ट लेगा, ये तो हर मिनट गिरता जा रहा है। पालविया साहब, कहाँ रुकेगा ये? देखिए ये सीरीज़ का अगर हम डेटा की बात करें तो मुझे लगता है 29,500 एक इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर देखें तो हाईएस्ट पुट कंसंट्रेशन वहीं पे है। तो जब तक ये 29,500 का लेवल बचा के रखता है, मुझे लगता नहीं कि ऐसा ये कोई सीरियस प्रॉफिट टेकिंग है मार्केट में। 29,500 एक मजबूत सपोर्ट जैसा काम करेगा बैंक निफ्टी में और मुझे लगता है वहीं से वापस से बाइंग एक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। हाँ, नियर टर्म में मुझे लगता है कि ये इस सीरीज़ में मुझे लगता है 30,000 का लेवल थोड़ा सा एक हर्डल रहेगा। तो 29,500 से
20,000 की रेंज मुझे लगती है अगले 5 दिन में हमें यही रेंज में ट्रेड देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और एज सच अगर देखें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट में एज सच कोई बहुत बड़ा कोई क्रैकडाउन देखने को नहीं मिला, ये प्रॉफिट टेकिंग ही है और इसे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज़ करना चाहिए। तो 29,500 स्टॉप लॉस होगा ये डिप में बाय करने का। आपको भी लगता है ये 100 पॉइंट की? और सर्वेंद्र जी मोबाइल को छोड़िए, बताइए इधर देखकर क्या लग रहा है? नहीं सर, आपका ट्रेडर 230 कर रहे थे और वो भी ज़रूरी है, उसके लेवल्स थोड़े चेंज हो गए। नहीं देखिए, बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि जो अब ये वीकनेस आई है, अगर आप स्पॉट देखें तो आपको लगेगा 8 दिन की तेजी है, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट देखें तो 13 दिन का नॉन स्टॉप ग्रीन बार है। और ये हिस्ट्री में मेरे नज़र में तो लास्ट 6-8 साल में बैंक निफ्टी ने फ्यूचर्स ने 13 दिन तक लगातार ग्रीन क्लोज दिया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। सही है। तो आप ये 2 से 3 दिन की तो इसमें कंसोलिडेशन मूव लेके चलेंगे। तो आज पहला दिन है, 2 दिन इसको और आप थोड़ा कूल ऑफ, 1 या 2 दिन एटलीस्ट और कूल ऑफ होने देंगे तो मुझे लगता है कि मंडे का सेशन भी थोड़ा नरम रहेगा। आप 29,500 29,400 की रेंज, वो एक 100 पॉइंट की और एट मैक्स गिरावट वो टेस्ट करेंगे और वहां पे आपके क्रिटिकल लेवल्स हैं। 29,500 एक राउंड नंबर, एक क्रिटिकल लेवल रहेगा और एक्सपायरी के आसपास भी वहां पे बाजार एक बार अटका था। तो आई थिंक 29,500 का एक सपोर्ट है, वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे देखना चाहिए। हाँ, सर्वेंद्र जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाजार कंसोलिडेट करेगा और अगले हफ्ते जो है वो एक्सपायरी का आखिरी हफ्ता भी है, आप क्या कोई टाइम वैल्यू इसमें खाना चाहेंगे किसी कॉल या पुट ऑप्शन में? नहीं, राइटिंग तो मैं ये मानता हूँ कि स्पेशलाइज्ड जॉब है और ऑप्शन राइटिंग अपने निवेशकों को तो, दर्शकों को तो नहीं करनी चाहिए। रिटेल वालों का तो वो केक है ही नहीं और उसको खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं उल्टा ये बोलूंगा कि अगर किसी को ऑप्शन साइड से पार्टिसिपेट करना है और आपको लगता है कि 29,500 आ रहा है तो आप नीचे के पुट्स लेके आप वो 200 पॉइंट कहीं कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, या जब 29,500 का सपोर्ट एरिया अगर एक बार डिफाइन हो जाए वहां से आप फिर कॉल्स बाय करके आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे एक्सपायरी में। बट एक्सपायरी इस बार इंटरेस्टिंग रहेगी इसमें, नो डाउट, क्योंकि लास्ट जैसे हमने लास्ट एक्सपायरी में बात करें 2 बड़ी फ्लैट एक्सपायरी हो गई है। सही है। तो इस बार कुछ ना कुछ तो एक्शन डेफिनेटली ऑन कार्ड्स है, तो मंडे ट्यूसडे में आई थिंक वो डिसाइड करेंगे। जी राजेश जी, ये प्रश्न आपके लिए। 19 बैंकिंग फ्यूचर्स में से सिर्फ एक ऐसा है जो हरे स्तर में है, IDFC फर्स्ट बैंक रिकॉर्ड स्तर के आसपास, इस वक्त 1.4% बढ़ा हुआ। इसके बारे में आपके कोई विचार? जी देखिए, स्टॉक ने सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके का मूव हमने पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, स्टॉक में और रैली कंटिन्यू रहेगी और यहाँ से मुझे लगता है ये स्टॉक में 64 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जिस तरीके का फॉर्मेशन और ब्रेकआउट देखने को मिला उसके टारगेट 64-65 तक के लेवल बन के आते हैं। तो इसमें 51 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और मुझे लगता है कि जिस तरीके का कंटिन्यूस हमने इसमें लॉन्ग एडिशन देखा, वीकली चार्ट पे भी देखे तो जिस तरीके का फॉर्मेशन है तो स्टॉक में 64-65 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल लॉन्ग होल्ड रखना चाहिए, इसमें 51 रुपीज़ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो आप होल्ड करिए ये स्टॉक, अगर आपके पास है खरीद सकते हैं और 65 तक के टारगेट्स यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। लेकिन हमारे साथ अब मुदित गोयल भी जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं SMC ग्लोबल के, और टर्टल स्टार्स के फंडामेंटल एक्सपर्ट सुनील शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है, क्योंकि सर्वेंद्र जी बड़ी मेहनत कर रहे थे, देखिए लगे हुए थे उस समय 230 का ट्रेड निकालने में। सर्वेंद्र जी पहले तो आप बताइए कौन सा स्टॉक आपने ढूंढा है? देखिए, जो बास्केट है, जो वीक बास्केट है वो फार्मा की है और मुझे लगता है कि फार्मा के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें तो नरमी है, और उसमें जो हमने लास्ट भी हमने जिस पे एक सेल कॉल ही लिया था वो था अजंता फार्मा। ओके, तो वहाँ मेरी बेचने की राय है और मेरा मानना है कि ये नीचे में आपको 975-980 के स्तर नीचे में दिखाएगा, तो शॉर्ट करके चले। आई थिंक मंडे फर्स्ट हाफ में यूजुअली तो या तो आज भी आ सकते हैं या मंडे फर्स्ट हाफ में आपके टारगेट्स आ सकते हैं। STBT कॉल भी है, ये STBT कॉल भी है 975-980, क्योंकि जहां से मैंने डाले थे वहां से 5 पॉइंट हिल गए लेवल्स। तो 975 का टारगेट कर लें और टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 1021.60 और 975 का टारगेट रहेगा। आई थिंक फर्स्ट हाफ में, आज या फर्स्ट हाफ में आ जाना चाहिए मंडे को। पालिया साहब, आप भी अपने फ्रेंड सर्वेंद्र जी के साथ है ना, कि आपको भी लग रहा है कि अजंता फार्मा में गिरावट देखने को मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके का इसमें सप्लाई देखने को मिला, मुझे लगता है ये स्टॉक और यहाँ से करेक्ट होगा और लोअर साइड में मुझे लगता है 970 तक का लेवल तो मुझे लगता है कि इजीली अचीव हो सकता है। तो शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल रखना चाहिए। अगर देखें तो स्टॉक ने जो पिछले कुछ दिनों में इसमें थोड़ा बाइंग एक्शन देखने को मिला था, बट उसका जो मल्टीपल सप्लाई जोन है 1050, वहीं से इसने बार बार इसमें सप्लाई प्रेशर बना है और स्टॉक ने अभी नियर टर्म चार्ट पर ब्रेकडाउन दिया है। तो मुझे लगता है 970 तक के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। 970 तक के लेवल्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। देखिए, गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। चलिए, सुनील शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाह साहब, कैसा व्यू है मार्केट पर आपका? ये जो आज गिरावट देखने को मिल रही है,
बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? या मार्केट्स अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एटलीस्ट पूरे मार्च के महीने में ही एफआई का जो बाइंग हुआ है वो तकरीबन 20,000 करोड़ के ऊपर की वैल्यू का बाइंग हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है और आज का दिन है शायद वो एक ब्रीदर जोन में है, बिकॉज कल भी हॉलीडे और आगे जाके भी हॉलीडे है, तो एक लीन पीरियड सा एक माहौल आज बना हुआ है। बट स्ट्रक्चरली जहाँ तक फेड ने रेट्स बढ़ाने की बात नहीं की है और वो स्टेबल रखने वाले हैं, तो आगे जाके ग्लोबल एलोकेशन जो इक्विटी की ओर होने वाला है एफआई का, वो वर्ल्ड वाइड बढ़ने वाला है। बिकॉज अगर रेट हाइक्स नहीं होता है तो एसेट एलोकेशन इक्विटी की ओर बढ़ते जाता है। तो यही एक माहौल रहेगा जो अब यहाँ से आके इंडिकेशंस पिछले नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए मिल रहा है कि एफआई फ्लो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जब मार्केट में आती है, जब ये करेक्शन फेज होता है, तब हमारे पूरी बाइंग लिस्ट रेडी होनी चाहिए। और ऐसे माहौल में जो स्टॉक्स हमें अट्रैक्टिव लगते हैं उन्हें हमें बेझिझक या विदाउट एनी फियर जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ऐसे एटमॉस्फेयर में अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी चाहिए। तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको इस समय दिख रही हैं? जो लोग पिछले कुछ दिनों से सोच रहे थे ये तो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, आज मौका मिल रहा है सर, तो बताइए एक दो बढ़िया शेयर इंडेक्स वाले। हाँ जी, या नॉन इंडेक्स वाले भी हों तो वो भी बताइए। श्योर, सर्टनली। एक जो बिजनेस आइडिया हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो है यूनाइटेड फॉस्फोरस, यूपीएल लिमिटेड। ओके। यूनाइटेड फॉस्फोरस ने एक ग्लोबल एक्विजिशन किया था पिछले साल। एरिस्टा नाम की कंपनी थी जिसे एक्वायर किया था। इस एक्विजिशन के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है कि वर्ल्ड में जितनी जगह पर एग्रीकल्चर होता है उसमें 90% की लैंड तक यूनाइटेड फॉस्फोरस के प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे। तो ये एक इंडियन जो कंपनी है वो एक मल्टीनेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है। इन्होंने जो एक्विजिशन किया था वो एक $4 बिलियन के साथ हुआ है, वो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो यूनाइटेड फॉस्फोरस ने हिस्टोरिकली भी जितने एक्विजिशंस किए उन्हें एक सक्सेसफुली ट्रांजिट किया हुआ है, तो उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है एक्विजिशन के बाद प्रॉफिटेबल ग्रोथ करने का। तो अब ये जो हुआ है कि एक ग्लोबल रीच वाली कंपनी हो चुकी है। और सेकेंड चीज़ जो है कि इंडिया में जो अब ये गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं, तो तकरीबन 72,000 करोड़ रुपीस, 72,000 करोड़ रुपए फार्मर्स के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाने वाले हैं। इससे फार्मर्स की स्पेंड जो है वो एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, ये जो सब प्रोडक्ट्स है उसकी और बढ़ने वाली है। तो यूनाइटेड फॉस्फोरस के प्रोडक्ट्स दोनों जगह डोमेस्टिकली भी ज़्यादा बिकेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उनका वो एक फोकस एरिया रहेगा। ठीक बात है। और एरिस्टा जो है वो ग्लोबल रहेगा। तो ये एक स्टॉक है जिसे आप पोर्टफोलियो में रखें तो 2 साल में आप मिनिमम अराउंड 30% प्लस का अप्रिसिएशन देख सकते हैं। तो यूनाइटेड फॉस्फोरस एक लार्ज कैप निफ्टी ओरिएंटेड स्टॉक है जिसे इस माहौल में मिस नहीं करना चाहिए।